नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। व्यूअर्स, आज देखिए दिल्ली के चुनाव में क्या होगा। 8 तारीख को पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी। केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या बीजेपी लंबे वक्त के बाद दिल्ली में वापसी करती है। इस पर एग्जिट पोल्स की राय इस बार एक तरफा दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि सभी एग्जिट पोल, लेकिन मान लें कल 10 अगर एग्जिट पोल आए तो उसमें से 8 एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और वो भी ठीक ठाक मार्जिन से सरकार बनाने की भविष्यवाणी कई एग्जिट पोल्स कर रहे हैं। 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिनको लगता है कि आम आदमी पार्टी की वापसी हो सकती है। लेकिन कई विश्लेषकों से जो बात हुई, उनका मानना यह है कि जो भी हो, दिल्ली का फैसला होगा बिल्कुल क्लियर। ऐसा नहीं कोई फंसा हुआ मैंडेट या बहुत नजदीकी मुकाबले वाली हार जीत जो है वैसी होगी। अब ये देखें, ये तो 8 तारीख को ही पता चल सकता है, लेकिन हम एग्जिट पोल्स किस बिना पर ये अनुमान लगा रहे हैं, कौन सी सीट पर किसको आगे दिखा रहे हैं, किस वर्ग का वोट किसको दे रहे हैं, और क्या वो ग्राउंड रियलिटी से मेल खाता हुआ दिखाई देता है, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। कहानी कुर्सी के मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आज एक नए मेहमान मीर मिश्रा जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मीर जी, बहुत स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब आ चुके हैं स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत आपका भी। मुझे दूर से विजय त्रिवेदी दिखाई दे रहे हैं। विजय जी, बहुत स्वागत आपका। जल्दी पहुंचिए सर, इंतजार कर रही है दिल्ली आपकी। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सर, एग्जिट पोल ने खिचड़ी मचा दी दिल्ली के अंदर, और हर बार की तरह जो पार्टी पीछे दिखाई दे रही है उसे वो मानने को तैयार नहीं है। एग्जिट पोल चक्कर आ गया एग्जिट पोल देखकर। एग्जिट पोल देख, और इस पर कई नए लोग भी कई नए एग्जिट पोल भी जो है मार्केट में वो सामने आए हैं। तो मैं जल्दी से आपके लिए एग्जिट पोल पढ़ दे रहा हूं स्क्रीन पर। जरा जो हमारे पास ग्राफिक बना हुआ है सारे एग्जिट पोल वाला, वो ग्राफिक स्क्रीन पर लीजिएगा ताकि एक एक करके व्यूअर्स को अंदाजा लग सके। तो मैं आपके सामने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एग्जिट पोल पढ़ने जा रहा हूं, और इन 9 में से 2 एग्जिट पोल केवल ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनते हुए दिखा रहे हैं। बाकी 7 एग्जिट पोल बीजेपी की दिल्ली में एक बार लंबे वक्त के बाद वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल्स हैं। मेट्राइज जो बीजेपी को 35 से 40, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें दे रहे हैं। मेट्राइज का एग्जिट पोल काफी नजदीकी मुकाबला भी लेकिन दिखा रहा है। 44 और 46% वोट शेयर की बात ये कह रहा है। जेवीसी का एग्जिट पोल 39 से 45 भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहा है, आम आदमी पार्टी को 32 से 31। चाणक्य स्ट्रैटेजीज 39 से 44 भाजपा, 25 से 28 आम आदमी पार्टी। आपकी स्क्रीन पर है सब ये। पीपल्स पल्स 51 से 60 भारतीय जनता पार्टी, 10 से 19 आम आदमी पार्टी। पीपल्स इनसाइड 40 से 44 बीजेपी, 25 से 29 आम आदमी पार्टी। पोल डायरी 42 से 50 बीजेपी, 18 से 25 आप। पी मार्क 39 से 49 भाजपा, 21 से 31 आप। और बाकी जो 2 हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए जीत की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। वी प्रिसाइड 18 से 23 बीजेपी, 46 से 52 आम आदमी पार्टी। और माइंड ब्रिंग 21 से 25 बीजेपी, 44 से 49 आम आदमी पार्टी। अब चूंकि हम हर एग्जिट पोल आपके साथ डिटेल में शेयर नहीं कर सकते समय की वजह से, और कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए हम सैंपल के तौर पर एक एग्जिट पोल ऐसा उठाएंगे। एक एग्जिट पोल जो बीजेपी की जीत दिखाता है और एक एग्जिट पोल जो आम आदमी पार्टी की जीत दिखाता है, और उनकी अपनी अपनी क्या रीजनिंग है उसको हम लोग यहां आपके सामने डिस्कस कर सकते हैं। इससे एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि एग्जिट पोल्स अगर ज्यादातर एक दिशा में जा रहे हैं तो वो आपको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल गलत नहीं हुए कभी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, तो ये एग्जिट पोल्स गलत हो सकते हैं। लेकिन मैं पहले आपको कुछ बयान दिखाना चाहता हूं जो दावे हो रहे हैं आज दिल्ली के वोटों की गिनती से पहले। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 बयान। परवेश वर्मा और इनके साथ वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, वो क्या कह रहे हैं, और सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, प्रमोद तिवारी कांग्रेस से क्या दावा कर रहे हैं। करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया, और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस को भी एक सीट मिल सकती है और आप पार्टी की सीटें भी कम हो रही है अब। देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी, हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे, और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। बहुत सारे काम करेंगे। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? अरविंद केजरीवाल आपके अपोजिट में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप कितना अभी आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से दिखाई दे रहे हैं? देखिए,
अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं। दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ हम सब ने काम किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है, दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अभी तक दिल्ली के 3 चुनाव लड़े थे और ये चौथा चुनाव है जो विधानसभा का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया, और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं, और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं, और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज़्यादा आता है। बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। कि इस चुनाव ने दोनों के चेहरे से नकाब हटा दिया है, भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी। जिस तरह सत्ता का नग्न तांडव हुआ, जिस तरह से पैसे बांटे गए, ऐसे जो आरोप लगे, ये चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं। जो भी दिया जा रहा है, लोगों के रिपोर्ट आई हैं, जो सर्वे हुए हैं, मैं उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता। हमें पूरा भरोसा है कांग्रेस बेहतर करेगी, और इन दोनों पार्टियों ने जिस तरह पर्यावरण पे जहरीली हवा, जहरीला पानी जमुना का, खराब टूटी सड़कें, तो उस पर जनादेश इन दोनों के खिलाफ आएगा और कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। देखिए, नेता अगर ना विश्वास कर रहे हो या कह रहे हो कि हम एग्जिट पोल नहीं मानते, तो उनकी गलती नहीं है। हाल में एग्जिट पोल्स सही से ज्यादा गलत साबित हुए हैं। हरियाणा भी उसका उदाहरण है, महाराष्ट्र में भी ऐसी जीत बीजेपी को मिलेगी, इसका भी दावा किसी ने नहीं किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ भी उदाहरण, छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन यह है कि भाई डायरेक्शन ज्यादातर 80% 90% एग्जिट पोल एक ही दिखा रहे हैं। पहले ओपनिंग कमेंट, मिहिर जी आज पहली बार प्रोग्राम में आए, आप एग्जिट पोल्स के साथ हैं जो जनरल डायरेक्शन बता रहे हैं, या आपको लगता है गलत साबित होंगे? नहीं, एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित होंगे सौरभ जी। इसकी वजह है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है, उन इलाकों में कितने सर्वे इन्होंने किया, क्योंकि अभी तक इनकी जो मेथोडोलॉजी थी वो अभी तक सामने नहीं है। हालांकि इंटरनली उन्होंने दिया हुआ कि ठीक है इतने % बस्ती। आप इस चुनाव में एक खास पैटर्न पर गौर कीजिएगा सौरभ जी, उन बस्तियों में, उन जगहों पे बहुत वोटिंग हुई, जैसे कि मुस्तफाबाद में बहुत वोटिंग हुई, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में काफी वोटिंग हुई, तो इन इलाकों, और चांदनी चौक जैसे इलाके या करोल बाग के इलाके की बात करूं तो वहां वोटिंग परसेंटेज कम रहा, जहां पर बीजेपी का कोर वोटर है। ऐसे में इस एग्जिट पोल का नतीजा एक्चुअली एग्जैक्ट नतीजा होगा यह, इसमें मुझे सीरियस डाउट लग रहा है। आप प्लेन शब्दों में कह रहे हैं बीजेपी का वोटर कम निकला बाहर? निश्चित रूप से, क्योंकि बीजेपी ने एक खास रणनीति बनाई थी। वैसे विजय जी सर यहां पर हैं, उन्होंने काफी जमाने से संघ को, बीजेपी को कवर किया है, पर मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजी इस बार सामने बहुत हाईलाइट की जाती है कि इस बार संघ बहुत एक्टिव है, संघ ड्राइंग रूम्स मीटिंग कर रहा है, हजारों, काफी सभाएं, तो वो चीज तो मुझे बूथों पर रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो यानी कि जो एक घोषित इनका संगठन था, जो अब तक बूथ मैकेनिज्म में, बूथ मैनेजमेंट में बहुत आगे था, वो मुझे इस बार फेल दिखा। जहां तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी के संगठन की बात करूं, तो आम आदमी पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता मुझे तमाम जगहों पर मिले, उनके भी बूथ पर हर जगह बाहर जो उन्होंने लगा रखते हैं वहां भीड़ थी। लेकिन कमोबेश वही स्थिति बीजेपी में ही रही, कई जगह बीजेपी के यहां बिल्कुल उदासीनता छाई हुई थी। तो ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बढ़ चढ़ करके जो बीजेपी वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की टेबलें खाली पड़ी थी कल वोटिंग के और दौरान। सेम चीज आम आदमी पार्टी के पास भी, कि मैंने तमाम वीडियोस देखे, तमाम फोटोग्राफ्स देखे, जहां बीजेपी के स्टॉल, दुकानें सजी हुई थी, पर एक भी मतदाता नहीं था सौरभ जी। अच्छा, हमें वोटर परसेंटेज भी बताना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज दिल्ली में रही है 60.42, ये पिछली बार से लगभग 2.5% वोट कम पड़ा है दिल्ली के अंदर। और निश्चित रूप से, क्योंकि एक मान्यता यह है, इस पर ज्यादा रोशनी सेफोलॉजिस्ट डाल सकते हैं, पर जहां तक मेरा आकलन है कि जिस वक्त, जिस चुनाव में अगर वोटिंग पिछले चुनाव के मुकाबले भी कम होता, यानी सरकार
पब्लिक जो है बदलाव के लिए वोट नहीं कर रही है। और इसका सीधा सा मतलब यह है, और उसके पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें 48% लोगों ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री उनके लिए पहली पसंद है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तो वो आंकड़े झूठे थे या ये आंकड़े अच्छा, ये झूठे तो हैं। सर्वे की बात हुई, आपका अपना आकलन क्या है? मेरा अपना आकलन है कि आम आदमी पार्टी के लिए फाइट टफ है, लेकिन निश्चित रूप से तितरफा लड़ाई नहीं है, लड़ाई दो तरफा ही है, और निश्चित रूप से बहुमत के आंकड़े को आम आदमी पार्टी कंफर्टेबली क्रॉस कर लेगी। ठीक है, समीर जी एग्जिट पोल्स के साथ हैं? मुझे लग रहा है कि जो जमीनी सेंटिमेंट लगातार जो कहानी कुर्सी में हम चर्चा कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो उसी दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ रहा, जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे, बड़े वादे, वो उस पर जो पूरी तरीके से डिलीवर करने में असफल है अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा जो शीश महल का जो मामला रहा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक थोड़ा पॉजिटिव मुझे लगा कि अब जनता को लग रहा था कि 10 साल हो गए, कई मामले पे केजरीवाल ने, प्रभाव केजरीवाल को जो हमेशा कि एलजी को दोष देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार को दोष देना किसी भी काम न करने के कारण, तो मुझे लग रहा है कि इस बार दिल्ली की जनता का लगा होगा कि फिर मोदी जी की सरकार केंद्र में है, फिर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आएंगे, फिर कह देंगे कि भाई एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहे, प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे, तो फिर हमारे जो कोर इश्यूज है वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो मुझे लग रहा है इस बार बदलाव की तरफ दिल्ली की जनता गई है। लेकिन बीजेपी को आगे दिखाने वाले एग्जिट पोल भी 35 से लेकर के 60 तक सीटें दे रहे हैं। आप इस बीच में कहां देखते हैं बीजेपी को? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का अगर सीटों में अगर देखेंगे तो 42 से लेकर 48 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और वोट परसेंट की अगर बात करें तो पिछली बार का जो 37 से 38% का वोट बैंक रहा था, तो निश्चित रूप से इस बार कम से कम 5 से 7% भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी 5-7% भी मान लेते हैं, ये अच्छा आपने एक डिस्कशन के लिए हमको दे दिया मौका। 5 से 7% का मतलब हुआ बीजेपी का वोट परसेंट 43-45 से 45% बिल्कुल जाएगा, 100% सरकार बनाने के लिए बिल्कुल जाएगा, क्योंकि केजरीवाल का वोट जो है 53-54 पे है केजरीवाल। हाँ, 53% पे है। निश्चित रूप से केजरीवाल 53% पे नहीं रहेंगे, वो उनका वोट परसेंट मुझे लग रहा है कम से कम 5 से 7% उनका वोट बैंक इस बार कम होने वाला है। एक ऐसा बड़ा वर्ग जो कई मामलों को लेकर 2 चुनाव में केजरीवाल को ब्लाइंडली सपोर्ट करता रहा, वह केजरीवाल के हाथ से जा रहा है और ये सारे सेक्टर्स के अंदर होगा, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाले हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो। 42 से 48 सीटें आपको लगता है? बिल्कुल सर, आप इनके साथ हैं? मैं एग्जिट पोल में, पार्टी में नहीं। नहीं, मैं पार्टी में भी किसी के साथ नहीं और एग्जिट पोल में भी। एग्जिट पोल में एक बात तो समझनी चाहिए कि इस बार बहुत सारी नई एजेंसीज आई हैं जी। मैं किसी की नई एजेंसी पर शक नहीं कर रहा, क्योंकि अनुभवी भी बहुत पछाड़ खा चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई डिटेल, हो सकता है आपके पास हो, मेरे पास कोई डिटेल नहीं है कि उन्होंने ये सर्वे कैसे किए, क्या उनका आधार रहा है, कितनी उसमें एजेंसी जगहों पर किया गया है, उनकी क्या मेथोडोलॉजी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद भी सब लोग उसमें असेस नहीं कर पा रहे। हुआ मैं पढ़ दूंगा आपके लिए जब आप कहेंगे। ठीक है, हाँ, नहीं, मैंने कहा कि मेरे को जानकारी नहीं है, इसलिए यही मैंने कहा। उन्होंने तो किया ही होगा अपनी तरफ से। दूसरी बात, जो कल मैं पोलिंग ट्रेंड देख रहा था दिल्ली का, उसमें बहुत हैरानी वाला पोलिंग ट्रेंड है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उन्होंने रिएक्ट किया है, रेस्पॉन्ड किया है। कहीं पर 69%, 70% तक भी पहुंच गए हैं, कहीं पर 40% पहुंचे हैं, और अलग अलग लोगों ने किया है। तो उस सब को एक तरह से असेस करना मुश्किल काम है। लेकिन मैं 2-3 बातें, जैसे हम लोग पहले भी चर्चा करें, जैसे समीर जी ने भी जिक्र किया, त्रिशंकु विधानसभा नहीं होने वाली, ये तय है, मतलब मोटे तौर पर ऐसा लगता है। कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये भी तय है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने पहले भी चर्चा की थी कि 38% वोट था, और 5% वोट बढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता उसका, मिनिमम 5% वोट बढ़ेगा ही, तो 43-44 पर पहुंचता है। पिछली बार जब उसका 47% वोट शेयर था, तब वो 49 सीट्स पर पहुंची थी। अब वो 47 तक पहुंचती कि नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास 53% वोट है, और जैसे अभी चर्चा हुई कि 5% कम होगा, तो 5% कम होगा तो वो बहुत आगे चल रहे हैं ना, 48 पर है। 5% भी 48 पर है। 48 पर है, तो वो दोनों लोग कितने वोट परसेंटेज से, और ये वोट परसेंटेज दिल्ली की विधानसभा बहुत छोटी छोटी विधानसभा हैं, उसमें वोट शेयर ज़्यादा होकर भी कम सीटें हो सकती हैं। कम सीटें लाने के लिए जरूरी नहीं है कि कम ही वोट परसेंटेज हो सकता है आम आदमी पार्टी का वोट शेयर ज़्यादा हो और सीटें कम हो जाए, या भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर ज़्यादा भी हो जाए और सीटें नहीं हो पाए, जैसे अभी हमने हिमाचल में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, राजस्थान में भी करीब करीब उस तरह से रहा। तो वो इसलिए ये कहना कि बहुत क्लियर कट किसके पास जा रहा है, लेकिन इसको मैं यूं देखता हूं कि पिछले चुनावी ट्रेंड्स देखें, इसमें एक चीज़ और एड ऑन करना चाहता हूं कि ट्रेंड्स देखें तो ज़्यादातर जगह लोगों ने एक तरफा वोट दिया है, मतलब कोई बहुत कन्फ्यूजन नहीं रख रहा, चाहे वो हरियाणा को भी देख लें,
छत्तीसगढ़ को भी देख ले, दो बड़े उदाहरण के तौर पर मैं देखता हूँ, महाराष्ट्र को भी देख ले, तो यदि बीजेपी 30 सीटें क्रॉस करती है तो उसको 45 पे पहुंचने से भी कोई रोक नहीं सकता, मतलब इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब आपका सेंस क्या कह रहा है? मेरा सेंस कह रहा है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, 5% 7% बढ़ सकता है, 5 से भी ऊपर बढ़ सकता है मेरे हिसाब से, और आम आदमी पार्टी का भी इतना ही वोट घटेगा। अब वो उसको सीटों में कैसे बदलेगा ये मैं अभी बहुत साफ तौर पे नहीं कह सकता, और यही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आपने 9 में से 7 और 2 किए हैं, कुछ लोगों के पास 12 हो गई हैं तो वो 7 और 4 कर रहे हैं। आप मेजोरिटी किसकी ये अभी दावा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, बीजेपी बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी 100% बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी 100% घट रही है, मतलब 10 सीटें तो आप मिनिमम। ठीक है, मैंने कहा था व्यूअर्स में 2 आपको पोल्स डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सामने, लेकिन रजत सेठी भी आगे स्टूडियो में पॉलिटिकल कमेंटेटर है। रजत, बहुत स्वागत है आपका। आप जो जिस तरफ ज्यादा एग्जिट पोल झुके हुए दिखा रहे हैं बीजेपी की तरफ, वही आपका भी सेंस कह रहा है दिल्ली को लेकर के, या फंसा हुआ है या आपका कमबैक है? देखिए, पोल्स तो कई चीजें कई कहते हैं और कितना उनको विश्वसनीयता रह गई अब उसका तो प्रश्न चिन्ह है, लेकिन मैं अगर बात कहूं तो आप बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें, पिछले 10 दिनों से आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो पहले कॉन्फिडेंस था दिसंबर में या पहले हफ्ते जनवरी में अगर आप देखें तो उनको लग रहा था कि चीज़ें साफ सुथरी हैं, आराम से निकलेगा चुनाव, लेकिन आखिरी में आते आते ऐसे कुछ दांव पेच उनके गलत बैठना शुरू हो गए कि जहां से मुझे लगा नहीं कि इनकी बॉडी लैंग्वेज वो कॉन्फिडेंस एक्सूड कर रही है। बड़े बड़े नेता कैद हो गए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, केजरीवाल अपना क्षेत्र नहीं छोड़ पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से सिसोदिया जी को कोई एक सीट मिली जहां पे उनका सम्मान बच सकता था। लेकिन क्या होता है जब आपके एक तो बेंच स्ट्रेंथ इतनी है नहीं, ऐसी तो पार्टी है नहीं कि विश्वव्यापी हो या प्रदेश में हर जगह उनके नेता हो जो आगे कैंपेन कर सकें। यहां पर 4-5 बड़े नेता सब अपने सीटों में उलझे हुए हैं, कौन उठ के कैंपेन करेगा, कौन वो थिंकिंग करेगा कि क्या हमारा जो नैरेटिव है डिरेल हो रहा है कि नहीं। आप आखिरी के 10 दिन को उठा के देखिए, इनका नैरेटिव था क्या? इनको सिर्फ एक चीज लगा कि हम लोग अगर महिलाओं को जाके 100 बोलते रहे लगातार और फॉर्म भरवाते रहे तो शायद गाड़ी पार हो जाए, लेकिन इस तुक्के पे कि शायद ये चल जाए, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी नहीं उस पे पिवट कर सकती है। केजरीवाल साहब ने लगभग अपनी स्ट्रैटेजी जैसा आपने कहा, उन्होंने वो क्योंकि और कुछ दिखाने के लिए नहीं था, महिलाओं ने जोर लगाया तो। और क्या हुआ कि देखिए बीजेपी, पहले मैंने आपके शो पे भी ये चर्चा किया था, पहले बीजेपी ने एक गलत शुरुआत करी जब उन्होंने लगा उनको कि शीश महल पे ही पूरा केंद्रित कर देंगे चुनाव। देखिए, छवि केजरीवाल की उस पर छींटें पड़ी और उनकी छवि धूमिल हुई, ये तो तय था। दिसंबर तक जितने वोट कटने थे कट चुके थे, लेकिन उसके बाद कोई इंक्रीमेंटल फायदा नहीं हो रहा था शीश महल का। वहां से बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया और उन्होंने ये समझा कि गवर्नेंस इश्यूज को ही केंद्र बिंदु बना सकते हैं, आप कुछ भी और बोलेंगे तो केजरीवाल बच के निकल जाएंगे। और बीजेपी और संघ परिवार, इन सब लोगों की एक कंसर्टेड स्ट्रैटेजी ये रही थी, कुल मिला के आपको सिर्फ लोगों को याद दिलाना है इनके जो वादे थे, जो वादे पूरे नहीं किए गवर्नेंस को लेके। इस सब में सबसे इंटरेस्टिंग बयान संदीप दीक्षित का, वो बयान जरा निकाल भी लें, हमें अपनी टीम को कह रहा हूं तो हम दिखा भी देंगे। उनका कहना यह है कि मैंने चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ा, लेकिन मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल सरकार बना लेंगे, क्योंकि दिल्ली के वोटर्स का जो इस बार रुझान था वो फ्री के वादों पर बहुत ज्यादा था और उसमें केजरीवाल। देखिए, कांग्रेस का कोई भी नेता क्या बयान दे रहा है, मुझे लगता है वो एक कदम बेचारे आगे चलते, 3 कदम पीछे चलते, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि ज्यादा बड़ा राक्षस कौन है। केजरीवाल के बीच में देयर इज नो लव लॉस्ट, इसमें तो कोई शक नहीं है 100%। लेकिन वो बीजेपी, उनके लिए बीजेपी ज्यादा बड़ा राक्षस है कि आम आदमी पार्टी, ये पूरी कांग्रेस इसी में विभाजित है। उनको नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब तो हो गया जो होना था, अब उनको लग रहा है कि अब क्या करें। सुना देता हूं मैं, संदीप दीक्षित को सुन लीजिए। मैंने देखा 10-12 साल में लोगों का एक विकास के प्रति उतना, जितना मैं समझता हूं उतना रुझान होना चाहिए, जितना उतना नहीं था। कैंपेन के समय भी मैंने देखा बदलाव बहुत से लोग चाह रहे थे, बहुत से लोग नाराजगी भी दिखा रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी में कम से कम उनको उस तरीके का भरोसा नहीं दिख रहा था और शायद उनको लगा कि कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए। मैं अटकलें लगा रहा हूं, बाकी क्या बनता है वो तो परसों पता चलेगा। पर जो एक तरफा बिल्कुल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हो सकता है वो स्थिति ना हो सकता है ज्यादा कांटे की हो, या हो सकता है आप जीते, पर मैं कह नहीं सकता। कांग्रेस कहां होगी आपके अंदाजे से? देखो, हम लोग, मुझे जो आप लोग बताते हैं कि कुछ 10, 12, 15 सीटों पे अच्छा लड़े हैं, तो देखते क्या होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कार्यकर्ता कहाँ काम कर पाया, थोड़ा साधन संसाधन कहाँ जरा ठीक से लग पाए, उस पर बहुत भरोसा लगेगा। तो जिस लिहाज से आप देख रहे हैं कि फ्री वाला आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी, इस तरह की उम्मीद है आपको, या अभी? देखो, अगर आप कहें कि वो एक अंग्रेजी में होता ना, वेयर डू आई पुट माई बेट्स, तो मैं कहूंगा कि शायद आम आदमी बना लेगी, बट
जैसे रायबरेली कांड से। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि अगर मुझे दाव लगाना हो तो मैं आम आदमी पार्टी पे लगाऊंगा इस वक्त भी। सर, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है। इतना मुश्किल नहीं है कि वो सरकार में ना आ पाए, लेकिन ये सच है कि पूरा इलेक्शन अरविंद केजरीवाल के उसी पर लड़ा गया, जो उनका आइडिया था, जो उनका विचार था, जो उनका कैंपेन था, और सब लोग मिलकर वो फ्री वीज पर आ गए। आप कितनी आलोचना करते रहे, अपना एफएमबीसी दिखाते रहे कि फाइनेंस का क्या है, बिजनेस क्या है। संदीप दीक्षित कह रहे हैं विकास को एजेंडा नहीं था, विकास का एजेंडा रहा ही नहीं ना, इसीलिए अरविंद केजरीवाल की एंटी इनकम्बेंसी उसके पीछे हो गई ना। और अरविंद जी समझते थे फ्री बीज पर, देखिए ये इलेक्शन उस दिन फ्री बीज पर आ गया जब भारतीय जनता पार्टी ने उसे जन कल्याण योजना बना दिया और ये अश्योर किया कि आपकी कोई योजना बंद नहीं होगी। तो इसका मतलब आप उनके ट्रैप में आ गए। अब अगर आपका दुश्मन मानने लगे कि नहीं आप लड़ाई में आगे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए रूप से संदीप दीक्षित का जो सेंटीमेंट दिखा रहा है, तो पूरे चुनाव की कहानी इससे साफ हो रही है। और रहा बात कि संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि जो संदीप दीक्षित इतने बीटर थे, जो आज से पहले शीला जी की लेगेसी का हवाला दे रहे थे, वही संदीप दीक्षित बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है सौरभ जी कि इस चुनाव में एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न रहा। तमाम लोग, बीजेपी भी किस वोट बैंक पर है कि भाई अगर वोट कटेगा तो जाएगा, आम आदमी का वोट कटेगा तो हमें जाएगा, कांग्रेस का वोट जाएगा तो किसको जाएगा। लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान सबसे कॉन्ट्रडिक्शन इस बात का है, कांग्रेस का स्टैंड कभी क्लियर रहा ही नहीं कि मुकाबला किसका कर रही है। तो कांग्रेस ने कोई वोट नहीं काटे चुनाव में। कांग्रेस ने बहुत खुशकिस्मत रहेंगे तो 4.25% से 4.12 से वो 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। एक आध दो सीट कांग्रेस के जो अपने कैंडिडेट है अपनी ताकत पर निकाल सकते हैं, एक आध दो सीट गिनती के। इन जनरल कोई और उसको सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा वोट मिलेगा, देखिए मुसलमान का जो वोट जाएगा एक मुश्त जा रहा है आम आदमी पार्टी को, एक मुश्त, मैं बता दे रहा हूं, इंटरनल सर्वे और नहीं ग्राउंड रिपोर्ट्स ये बता रही हैं। एक दो जगह जहां ओवैसी फैक्टर है, थोड़ा बहुत वोट काट ले जाएंगे। लेकिन ठीक है सर, आता हूं डिटेल में। एक छोटा कमेंट सर समीर जी आपकी बात, संदीप दीक्षित की बात पर ब्रेक लेना होगा फिर। देखिए संदीप दीक्षित के पास कोई बहुत विकल्प नहीं, उनको अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में किसी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में से किसी एक को चुनना होगा तो वो अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी को ही चुनेंगे ना। उनको पता है कि भाई इंडिया गठबंधन में है ही, भविष्य में फिर गठबंधन मैं अपनी राय तो गलत हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी वो गलत बिल्कुल हो सकते हैं, ये वो खुद भी मान रहे हैं, लेकिन मुझे उनका बयान ऑनेस्ट लगा। हाँ ठीक है ना, उन्होंने ऑनेस्ट बयान दिया उनका, वो पहले भी ऑनेस्टली बयान देते रहे कि भाई मेरा और पार्टी के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे, और बाकी चीजों को भी ऑनेस्ट उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन जमीनी सेंटिमेंट अब देखिए, सिर्फ फ्री बीज के ऊपर अरविंद केजरीवाल चुनाव अब नहीं जीत सकते। ठीक है सर, मुझे लग रहा है कि 10 साल के बाद एक वर्ग ऐसा भी होगा जो फ्री बीज के बाहर देख रहा होगा, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जो केजरीवाल से शिफ्ट होने वाला है, और यह तय है कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलने वाला है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी का बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो रहा है। आपने नेताओं के दावे भी सुन लिए, हमारे पैनलिस्ट की राय भी आपने जान ली। आइए अब एग्जिट पोल्स को जरा डिटेल में देखना शुरू करते हैं। तो एक एक एग्जिट पोल ऐसा उठाया जो एक बीजेपी को और एक आम आदमी पार्टी को आगे दिखा रहा है। बीजेपी को आगे दिखाने वाला 7 में से एक एग्जिट पोल है मेटराइज का एग्जिट पोल। मेटराइज भी पुरानी एजेंसी है। मेटराइज का जो एग्जिट पोल कह रहा है आम आदमी पार्टी को 44% वोट शेयर मिलेगा। आप 53.5 था पिछली बार, उससे घटकर के ये 44% पर आ रहा है। लगभग 9.5% का वोट टूटेगा आम आदमी पार्टी का, ये मेटराइज कहता है। बीजेपी का वोट शेयर 46% पर जाएगा 38.5 से, ये 7.5% बीजेपी का वोट शेयर उठ सकता है। मैं भी उतनी बात कर रहा हूं, लेकिन ये सब बराबरी, मतलब बराबर परसेंटेज पॉइंट्स की लीड है ये, लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं है। कांग्रेस लगभग 4.25% से उठकर 8% पर आ सकती है, अन्य 3.8% से घटकर 2 पर जा सकते हैं। तो एक सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, जिसमें थोड़ा सा गेन कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। सीटों में अगर जाएंगे तो आम आदमी पार्टी को सीटें, मेटराइज का सर्वे बताता है 32 से 37 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीटें। तो बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है। मतलब आप लोअर रेंजेस और हायर रेंजेस में देखेंगे 3-3 का अंतर है। और कांग्रेस पार्टी अधिकतम एक सीट जो है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। सर आप मेथोडोलॉजी जानना चाह रहे थे, मैं पढ़ दूं क्या? मेथोडोलॉजी, मेटराइज पर तो लोग भरोसा करते हैं, लेकिन आपने जो चुनी है वो अच्छा किया है। लेकिन आपको जो 7 एग्जिट पोल लिए है उसमें से एक वो पोल लेना चाहिए था जो बीजेपी को बहुत हायर रैंक पर दे रहा है। ये तो बहुत बैलेंस तरीके का, मेटराइज पर भरोसा करते हैं लोग। अभी जो हमारे पास 9 पोल हैं सर, क्योंकि इस पोल की डिटेल है मेरे पास। अच्छा ठीक है, बाकी के नंबर है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, बीजेपी के कुछ लोग नाराज होंगे ना कि आपने जो पोल सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल नहीं ऐसे बराबरी वाला किया है, जबकि बीजेपी को आप वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि नहीं आप वाले भी जो है वो भी बहुत कोई
बहुत मार्जिन वाली जीत नहीं बता रहा है, वो भी 39 सीटें दे रहा है आम आदमी पार्टी को। मुझे बस लेकिन इसमें- इनकी डिटेल है मेरे पास, इसमें जो आपने वोट परसेंटेज बताया इसमें बस मुझे क्या लग रहा है कि अगर कांग्रेस 3% मार्जिन ऑफ एरर, मतलब डबल वोट परसेंट जा रहा है। साइज कितना है? सैंपल साइज इनका है 37,500। इसमें जेंडर वाइज डिवीजन है क्या सौरभ? जी हाँ, वो gender बहुत wise इंपॉर्टेंट division है। है। कितनी महिलाएं का दिखा रहे हैं इसमें? देखिए ये मेट्राइज की हम लोग बात करें, पहले 37,500 का सैंपल साइज डिसेंट है दिल्ली अच्छा, के अच्छा दिल्ली के है, हिसाब से। अच्छा है। हाँ, बराबर है सर। ठीक है। इसमें ऑब्वियसली 17,647 मेल सैंपल है, 11,639 फीमेल सैंपल साइज है। और इन्होंने जेंडर वाइज भी जो बताया है वो मैं आपको बता देता हूं। इनके हिसाब से पुरुष वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को 43% मिलना चाहिए, आम आदमी पार्टी को 39%, 4% का गैप। और महिलाओं में? और महिलाओं में आम आदमी पार्टी को 48% वोट मिलना चाहिए, बीजेपी को 45%। यही वो फैक्टर है जहां पर आम आदमी पार्टी बहुत आगे एज ले जाएगी। महिलाएं साइलेंट वोटर होती हैं। बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी में देखा, हालांकि बिहार और दिल्ली के इलेक्शन की तुलना नहीं हो सकती है। एमपी में हम लोगों ने देखा लाडली बहन ने कितना कमाल तो किया। वो दे तो रहे हैं, महाराष्ट्र ऊपर में वोट देखा, दे रहे हैं पर इनके सामने तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना, गवर्नेंस का एक मॉडल इन्होंने भी दिया है। फ्री बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, बसें हैं, मुफ्त यात्रा है। तो क्या लगता है इससे क्या महिला वोटर से हम लोगों ने कई सारे वोटरों से बात की, उनका सेंटिमेंट जाना, उन लोग कहना था नहीं तो कि भाई वोट मिल सर, एज तो ये भी दे रहे हैं, 3% ज्यादा वोट महिलाओं को दिखा मैं कह रहा हूं कि उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस मैट्रिनेज वाला जो इनका सर्वे का आंकड़ा है, उस आंकड़े को चैलेंज अभी खैर क्या किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बहुत आसानी से महिला वोटरों को दरकिनार किया जाता है, जबकि महिला वोटर वो ये कह रहा निर्णायक है साबित और ये होंगे। मेट्राइज भी कह रहा है कि उन्होंने तो 3% ज्यादा ही दिया ना बीजेपी के मुकाबले में। हाँ, महिला ज्यादा वोटर दिया, को। पर यह फासला बहुत ज्यादा था सर। ये 3% का सिर्फ खेल नहीं था, ये फासला कम से कम कुल मिला के 10% बाद का फिर था। महिला वोट पे टिक जाएगी आके। नहीं, 3 फैक्टर्स, महिला होंगे, मुसलमान होंगे, दलित होंगे, यही 3 निर्णायक होंगे और यही 3 फैसला करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, मैं दलितों की और मुसलमानों की बात भी आपको इस सर्वे की बता देता हूं। इस सर्वे में आप मुस्लिम वोट पहले जानना चाहेंगे। मेट्राइज का सर्वे कह रहा है आम आदमी पार्टी को 67% मुस्लिम वोट मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो डेटा दिया मेरे कल भी पढ़ करके थोड़ी बीजेपी को 11%, बीजेपी को 11%, कांग्रेस को 9%, कांग्रेस को 9% मुस्लिम वोट। एनीवे बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को 67% उलट भी हो तब भी भरोसे लायक नहीं वोट है, इससे ज्यादा और क्या आप चाहते हैं? एक तरफा वोट में तो कहानी ये थी ना सौरभ जी कि भाई जो पार्टी दिल्ली में बीजेपी को हराने की कुव्वत रखती है, काबिलियत रखती है, सारा मुसलमान उसको वोट करेगा। भूल जाइए ओवैसी फैक्टर। मुसलमानों के अंदर तमाम इलाकों में ही सेंटीमेंट था। हाँ, कुछ एक सीटों पर जैसे कि बल्ली मारान में होगा, जहां कांग्रेस से कुछ कॉन्टेंडेंट पुराने नेता रहे हैं, वहां थोड़ा हारून यूसुफ वगैरह, वहां थोड़े बहुत वोट कटने की बात थी, लेकिन ये तो लगभग उनका सेंटिमेंट से चल रहा था। तो 67% नहीं, ये आंकड़ा कहीं ज्यादा होना चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन ओखला और ओखला मुस्तफाबाद जैसी सीट है, उस पर भी तो ओखला है, मुस्तफाबाद वाली सीट भी होगी, उस पर दलित वोट आप कह रहे थे, दलित वोट समझता हूं कि ये तो मैं तो नहीं, रजत ज्यादा समझते होंगे कि बीजेपी और उसमें कांग्रेस में जो वोट दिया है माइनॉरिटी का, ये उल्टा भी होता तब भी मेरे को हजम नहीं होता। मेरा मन किया फोन करूं मनोज जी को कि ये कोई टाइपो एरर तो नहीं है, ऊपर से नीचे तो नहीं हो गया। मुझे भी ये कम लगता है। और देखिए, मुस्लिम वोट को एक मुश्त चला जाएगा वो दिन मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी के पास दोबारा आने वाले हैं। उसका कारण क्या है कि अगर आप पिछले 4-5 साल का समय देखें, उसमें लगातार उनको लगता है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। कोई समस्या होती है वो आरएसएस के प्रमुख को खत लिखते हैं केजरीवाल, वो जब मंगलवार हनुमान मंदिर चले जाते हैं। हाँ, और ये कंसिस्टेंटली उनको लगता है 2020 के जो दंगे हुए उसमें आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ उस तरह से नहीं खड़े हुए। प्लस लोकल एंटी इनकम्बेंसी जो मुस्लिम लीडर्स के अगेंस्ट है, जबरदस्त, एक हाईएस्ट है। मुस्लिम नेता की बाइट अभी बयान सुनाता हूं मैं आपको। लेकिन चलिए, अच्छा सर ये आ रहा हूं, आप एग्जिट पोल के नहीं मानेंगे, सट्टा बाजार की मानेंगे? हाँ, नहीं, फलौदी का है ना, फलौदी का मानेंगे? हाँ, फलौदी का मानेंगे। सट्टा बाजार का ट्रेंड बहुत सारे लोगों ने तो कहा कि एग्जिट पोल को ही आजकल सट्टा बाजार कहते हैं। मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हमारे साथ, खास तौर पर जयपुर से आपकी जयपुर मनीष बहुत समझता है, रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। लेकिन फलौदी राजस्थान में ही आता है, वहां का सट्टा बाजार पूरी दुनिया में मशहूर है। मनीष, क्या कह रहा है दिल्ली के चुनाव को लेकर फलौदी का बाजार? देखिए सौरभ, बड़ी अप्रत्याशित घटना आई है फलौदी की सट्टा बाजार से। कल रात का मार्केट कुछ और था, लेकिन सुबह जो मेरी वहां के कुछ लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा चेंजेस हुआ है, उसमें 2 चीजों पे सबसे बड़े दांव लगे हैं। पहला है कि सरकार कौन बना रहा है दिल्ली में, और दूसरी केजरीवाल की सीट पे। इन्हीं दोनों के सबसे ज्यादा बाजार खुले हैं और रेट्स को लेकर बात हुई है। जिसमें पहली चीज सरकार की बात हुई है, तो उसमें फलौदी सट्टा बाजार में साफ निकला है कि बीजेपी की सरकार तो बन रही है, लेकिन बहुत क्लोज मार्जिन से बन रही है। 2 से 3% का ऊपर नीचे
उतार चढ़ाव है। यानी आम आदमी पार्टी की भी सरकार तो भले ना बने, लेकिन सीटें जो हैं वो इस मार्जिन में रहेगी कि बहुत कम ज्यादा के अंतर पर ही माना जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि केजरीवाल की सीट को लेकर, जिसके भाव सबसे ज्यादा कम केजरीवाल के हैं, यानी केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं। प्रवेश वर्मा के नाम पर बड़े बड़े व्यापारियों के बहुत बड़े भाव हैं। यानी अगर हम इस सट्टा बाजार के शब्दों या आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो 4.5 रुपए का भाव उनका खुला है और 50 पैसे का भाव मात्र अरविंद केजरीवाल के। यानी उसमें ये फलोदी सट्टा बाजार मान रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं और उस सीट पर प्रवेश वर्मा की जीत हो रही है। ये बहुत अप्रत्याशित घटना है, जिसके बाद से लगातार वहां पर तमाम जो बड़े सट्टा बाजार के लोग, उनसे मेरी बातचीत हुई है कि रात का सिनेरियो कुछ और था, लेकिन दिन से जब जिस तरीके से वहां का बाजार खुला उसमें अचानक से तेजी आई है और उसमें तो कल रात तक की सिचुएशन क्या थी? दिखाई दे रही है, लेकिन सीटों का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। कल रात तक के ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है कंफर्टेबल पोजीशन में है और सरकार बना लेगी। कुछ ऐसी सीटें थी उस पर भी तमाम डिस्कस हो रही थी, लेकिन सुबह से चेंज हो गया। उस पर बीजेपी सरकार बना रही है और बस इन्हीं दोनों पे सबसे ज्यादा बातें हुई कि आखिरकार केजरीवाल की सीट का क्या होगा। तो केजरीवाल की सीट का रेट्स, भाव, बातें जो आई हैं वो बहुत जबरदस्त था कि उस पर रेट्स ही केवल 50 पैसे के हिसाब से दिया गया और 4.5 रुपए का भाव आप समझिए पहुंच के चला गया है कि प्रवेश वर्मा मतलब केजरीवाल सीट हार रहे हैं, इसको तो सट्टा बाजार निश्चित मान रहा है। 45 पैसे पे भाव आ गया सर केजरीवाल का, 45 पैसे पे आ चुका है और कम हो गया है उनका भाव आज अभी। मैं भूल गया था, आप भी तो मतलब आपकी भी तार एक वजह ये भी हो सकती है सट्टा बाजार हो सकता है कि फोर्स इन्फ्लुएंस हो रहा हो, एक वजह ये भी हो सकती है सर। दूसरा ये है कि सर अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार क्लोज से बना रही है तो आप देखिए ना 2020 में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 8 सीटें थी। नहीं, मनीष ने ये बताया रात तक आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी उनके अपने रुझानों में, लेकिन सुबह बीजेपी पूरा पासा पलट गया। और आप देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर वैसे भी अगर आप सर्वे जो एग्जिट पोल है मनीष जिस तरह से बता रहे हैं, अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की क्लोज मार्जिन पर अगर बन रही है तो जिस पार्टी की 2020 में 8 सीटें थी वो अगर 30 सीटें ज्यादा जीत का सरकार बना रहा है तो आप देखिए कि कितना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है कि 8 सीट वाली पार्टी 30 सीटें ज्यादा जीत का सरकार बनाने में आ रही है और जो 67 सीट और 63 सीट जिसके पास थी वो पार्टी आकर 30 और 32 सीटों पर टिक रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है जमीनी स्तर पर दिख रही थी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी जीत भी गई और केजरीवाल हार गए तो उस जीत का करेगी क्या आम आदमी पार्टी? नहीं, फिर तो केजरीवाल ही बन जाएंगे जैसे भी चाहे। नहीं भाई कोई यहाँ कोई वो थोड़ी ना दूसरा रूट है, इस्तीफा दिलवा देंगे किसी कुछ भी आप कर लें, पार्टी को बांध पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे। मैं चाहता नहीं हूं कि वो सब एंटी डिफेक्शन और डिफेक्शन वगैरह की व्यवस्था हो, लेकिन आप इनमें से कई सारे आपका सवाल तब वैलिड है जब वो अपनी हार स्वीकार करें। वो मानेंगे ही नहीं, वो कहेंगे मैं तंत्र से हार गया, मैं पुलिस से हार सकता हूं। उन्होंने बोल दिया ना 10% तो ईवीएम में मैनेज हो रहा है, कल बोल चुके हैं वो 10% मैनेज हो रहा है। तो जितनी की उनकी परसेंटेज किसी ने कहा कि अपने प्रोग्राम में आप ये बात कीजिए कि केजरीवाल जी सरकार हारने के बाद क्या अपनी हार स्वीकार करेंगे आसानी से? नहीं, बट ये तो नैतिकता होनी चाहिए। स्वीकार करना नहीं करने की बात ही नहीं, नंबर जो होगा वो नंबर सामने। राहुल जी ने आज तक स्वीकार किया कि अभी तो 2 दिन पहले उन्होंने बोला 75 महाराष्ट्र में 70 लाख वोट जोड़ दिए थे। मैं कह रहा हूं इसमें स्वीकार करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, नंबर जो है वो चलता है, नंबर तय करेगा कि क्या है क्या नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए आपको यदि याद हो इस चुनाव में मनीष, शुक्रिया आपका मनीष, बहुत शुक्रिया। ताकत लगाई है कि कम से कम जब ये माहौल भी नहीं था कि बीजेपी की सरकार बन सकती है तब भी बीजेपी की कोशिश थी कि अरविंद जी को हराया जाए और बहुत सारे लोगों ने तो ये नारा ही वहां पर दिया था कि कांग्रेस का हाथ भाजपा के साथ। अरविंद जी ने इतना नाराज किया हुआ है लोगों को कि वो निशाने पर रहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। तो ये सट्टा बाजार भी हम अब जो एग्जिट पोल डिस्कस कर रहे थे उसके अराउंड, उसके आसपास ही चल रहा है। आपने कहा कि एग्जिट पोल से ही प्रभावित होता है, हो सकता है, कई बार हो सकता है, कई सारे फैक्टर्स हैं। 9 के 9 एग्जिट पोल्स हुए और सट्टा बाजार जो कल तक आम आदमी पार्टी सरकार बना रहा था वो अचानक सुबह 10 बजे चेंज हो जाए तो ये समझ में नहीं आता है अचानक से कैसे। मुझे तो पहले आप इसका ये वाला मेट्राइज वाला जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीटें बिलीवेबल है आपके लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है यहीं आसपास होना चाहिए। ये कुछ बीजेपी 60 चली जाए, एक आदम एकदम महिलाओं का साइलेंट मूवमेंट चल रहा हो वो बीजेपी 60 तो फिर मेरे हिसाब से नहीं, और बीजेपी 60 पहुंच जाए ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। 40 से ज्यादा सीटें जाएंगी। बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं आप सोचिए ना, 8 सीटें उनकी हैं, आप कितना देखते हैं? बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक हो भी जाए। पार्टी का वोट तो है ही ना, 30-35% जो हम लोग मानते हैं जो लाभार्थी वाला है या महिला है या जिसमें फ्री बीज वाला है वो वोट थोड़ी शिफ्ट हो रहा है। विजय सर अगर स्विंगिंग वोट की बात करें, पेंडुलम वोट की, तो वो भी तो
निर्णायक है उसको हम लोग क्यों भूल जा रहे हैं, जो आखिरी वक्त में बनाया होगा बीजेपी कर रही है, उसी वक्त की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी तो उसी से आशावादी हो रही है, मुझे ये लगता है सौरभ। नहीं देखिए, मेरा एक छोटा सा एनालिसिस है सौरभ जी। केजरीवाल जी ने ना अभी तक जब भी विधानसभा के चुनाव होते थे उसको मोदी बनाम केजरीवाल बनने नहीं दिया, क्योंकि उनको बीजेपी के भी वोटर चाहिए होते थे। इस बार मुझे ऐसा लगता है परिस्थिति ऐसी बन गई कि मोदी बनाम केजरीवाल है, और बीजेपी भी ये चाहती है कि ये दोनों एंटी के लड़े, ताकि हमारा जो वोट है, आप ये कहना चाहते हैं कि ब्रांड मोदी वर्सेस ब्रांड केजरीवाल? नहीं, ब्रांड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो भाजपा के 20% वोट काट के वो केजरीवाल ले जाते हैं हर बार। इस बार बीजेपी का एकमात्र कोशिश ये है कि मैं अपने वोट को किसी तरह बांध के सिंपल, रखूं, और कुछ नहीं। लोकसभा में जो वोटिंग हुआ है, जो विधानसभा में इधर चला जाता है वो कंटिन्यू है, मोदी इस बार उसको होल्ड कर पाएगी, जो लोकसभा में इनके साथ रहते हैं। ये डिबेट हम हमेशा ही करते रहे भाई, वो 16% वोट में से बीजेपी कितना लिया था, और उसे इसमें दूसरे का वोट बजट चाहिए, बड़ी भूमिका निभा रहा है, जो बजट दूसरे का वोट उसके बाद ये सिर्फ अपना अपना वोट चाहिए, अपना वोट भूमिका निभा रहा है। मोदी की गारंटी वर्सेस केजरीवाल की गारंटी से, तो केजरीवाल की गारंटी तो ये सामने है, पब्लिक देख रही है ना, मोदी की गारंटी भी देख रही है कई जगह। कहां दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि यहां पर आयुष्मान योजना तो पहले थी ही नहीं, उसके बाद छोड़ दीजिए, उनका उसके पीछे एक अलग कहानी थी। पर ये तो बोल रहे हैं कि भैया हमने तो, आप स्कूल पे बात नहीं करते हो, आप सड़क पे बात नहीं करते हो, पानी पे बात नहीं करते हो, बिजली पे बात नहीं करते हो, पानी पे की ना, यमुना पे बात की, और 25 साल से सरकार में यमुना पे बात करेंगे। आप बताइए, आम आदमी पार्टी के पिच पे जाकर बीजेपी चाहते उसको मात देते? कबड्डी का एक खेल में ठीक है, ये आर्गुमेंट आपका आप ठीक है, उनके अखाड़े में जाके बीट नहीं कर सकते हो उनको। ये तर्क, अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी किसी सूरत में 2022-23 में क्या हुआ? केजरीवाल की कबड्डी देखी है, शीला दीक्षित के अखाड़े में घुस के उन्होंने शीला दीक्षित को हराया था। अब वही दाव उस पे नहीं पड़ सकता, ये क्या गारंटी है? तब तक ये आर्गुमेंट इनका ठीक है, मेरी बात समझिए, बीजेपी को ये कहना पड़े कि हम यहाँ दिल्ली में कोई चलती योजना बंद नहीं करेंगे, मैंने ये कल्याणकारी शब्द दिया। आप 2023 में रेवड़ी बोलते हैं, झूठ बोल देंगे, 2025 में बोल रहे हैं कल्याणकारी योजनाएं। मैं बड़े से बड़ा नेता, मैं आम आदमी पार्टी का मैं बताता हूं, बड़े से बड़ा नेता चुनावी रैली में बोल रहा है, देखिए अगले दिन बीजेपी आई तो 25,000 आपके घर से ले जाएगी। अब ये सत्य है कि झूठ? आप ही बताइए, पढ़े लिखे आदमी। इसमें बहस थोड़ी होती है रजत, इस पर बहस नहीं होती है ना, कैलकुलेशन। लॉजिक क्यों ढूंढ रहे हैं इसमें? ये लॉजिक आप, ये भी यही इसको बोलेंगे। मैं दूसरी तरीके से कहता हूं, ये लॉजिक आप तब भी दे रहे, आपका मतलब और लोग सब ये दे रहे थे कि जब वो संविधान पे कि भाई ये झूठा नैरेटिव है, ये लॉजिक थोड़ी चलता है कि झूठा नैरेटिव चल, मानने की बात मान लिया तो मान लिया, जनता मान मैं एक लाइन में बताता हूं, ये पूरा उड़ीसा मॉडल होने वाला है। जैसे उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने एकदम कोई चेहरा नहीं था, कुछ नहीं था, नवीन पटनायक को पूरी तरह साफ कर दिया, वैसा ही दिल्ली में होने वाला है, कोई चेहरा नहीं था। आप लहर बोल चुके हो एक बार, बिल्कुल, मैं आज भी बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं, 45 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की कल आएगी, आप देख लेना सर। आपने मुस्लिम सीट की बात की ना, पूरा 10 सीटों का मुस्लिम सीट का एक आंका के सर्वे ने दिया है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपसे कह रहा था कि एक जाने पहचाने मौलाना है, उन्होंने अपना वो इंक वाला उंगली दिखा करके दिखाया, देखिए मैंने किसको वोट दिया, मैं वोट दिया, बीजेपी को वोट दे करके आए हैं वो। और कल वोटिंग के बीच में उन्होंने अपना वीडियो जारी किया था। अब क्यों उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, और फिर ये जो सर्वे एक कह रहा है कि 11% दिल्ली में बीजेपी को मुसलमानों का वोट मिला होगा, मुमकिन है क्या? और अगर ये मिला है तो फिर आप मान सकते हैं सर्वे ठीक हो सकते हैं। अब दूसरी हाई प्रोफाइल सीट की बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री आतिशी जी की सीट की बात कर लेते हैं। रमेश बिधूड़ी का दावा आपको सुना रहा हूं। और अच्छा, इस वक्त आपको मैं सीधे पार्लियामेंट लेके चलता हूं। विदेश मंत्री जयशंकर बोल रहे हैं अमेरिका से भारत वापस भेजे गए भारतीयों के बारे में। has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India.
It is a general accepted principle in international relations. Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. Sir, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. I thank you. One second. Please take your seat. Honorable members, take your seat. Will you take your seat? The House has to be run on some rules. Yes, sir. Your leaders are aware of it. Sir, I am aware of this. Please take your seat. Your party has not given your name. Honorable members, under Rule 251, a statement may be made by a minister on a matter of public importance with the consent of the chairman, but no question shall be asked at the time of the statement is made. 1 second. Have some patience. Don't jump the gun. My permission was taken by the Honorable External Affairs Minister to make the statement today. There was a request from the leader of the opposition, and that was agreed by the Parliamentary Affairs Minister and leader of the House, that looking to the public sentiment and need for clarity, some brief interventions may be allowed. I examined the requests that came from both sides, and I took the call that I'll be making
a departure that will not graduate to a precedent, and I would urge the members whose names have come to me to make brief interventions up to 3 minutes. I call upon Shri Randeep Singh Surjewala. 3 minutes. शुक्रिया सभापति जी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका से भारत भेजे गए 104 भारतीयों के ऊपर अभी स्टेटमेंट दिया है। ये 104 भारतीय अमेरिका ने डिपोर्ट किए हैं। ये इलीगल तरीके से अमेरिका में इन्होंने प्रवेश किया था, इन पर ये आरोप है। और आपने देखा आज पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट हुआ, बाकायदा कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दलों ने नो चेन्स, हमें ये इंसल्ट हुई है भारतीयों की, जिस तरीके से हाथ पैर बेड़ियों में बांध करके उनकी तस्वीरें जारी की गई भारतीयों की कि वो जहाज में कैसे चढ़ रहे थे, उस पर भी विदेश मंत्री ने कहा। उन्होंने ये कहा कि भारत को लीगल ट्रैवल को बढ़ावा देना है, हम इलीगल ट्रैवल को बढ़ावा नहीं दे सकते। हमारे यहाँ पर इस किस्म के जो ये ट्रैवल एजेंट्स हैं जो लोगों को कबूतरबाजी एक किस्म से कराते हैं, इलीगल तरीके से विदेशों में भेजते हैं, उस पर लगाम भी लगानी है। उन्होंने फिर ये भी बताया आगे जाकर के कि कैसे 2009 से डेटा देते हुए हर वर्ष ऐसे ही इलीगल तरीके से अमेरिका में प्रवेश किए लोगों को अमेरिका भारत लौटाता रहा। ये संख्या कुछ 734 अगर 2009 में थी तो एक बार 2000 के पार भी बीच में ये पहुंची है। 2019 में 2042 लोग थे, 2025 में 104, बल्कि 2009 से जो आंकड़ा दे रहे हैं सबसे कम 2025 में ही दिखाई दे रहा है। और फिर उन्होंने ये जो बेड़ियां बांधी गई उनको, उसका भी उन्होंने कहा कि 2012 से अमेरिका में ये नियम बदला है कि इस तरीके से रिस्ट्रेंट्स में ही ऐसे लोगों को वापस भेजा जाता है जहाजों के जरिए। लेकिन यहां हमारे यहाँ जो बोला जा रहा है कि इसको उस तरीके से टेकअप नहीं किया भारत सरकार ने अमेरिका के साथ, ये भारतीयों की और भारत की एक किस्म की बेइज्जती हुई है जैसा ट्रीटमेंट इनके साथ किया गया। देखिए, विपक्ष की बातें तो मुझे थोड़ी कम ही समझ में आती हैं। मैं फिर भी यहाँ पे तर्क रखना चाहता हूं कि देखिए, मेरी व्यक्तिगत रूप से 0.0 सहानुभूति ऐसे भारतीयों से है जो कि कानून तोड़ के दूसरे देश में जाते हैं और वहां पर असाइलम लेते हैं। ये जितने भी आए हैं वापस, इन्होंने अर्जियां डाली हैं। एक तो कूद फान के गए वहां पर अमेरिका, वहां पर असाइलम डाला कि हमको राजनीतिक कारणों से भारत में हम असुरक्षित हैं और हमको किसी तरह से आप नागरिकता दे दीजिए, वर्क परमिट दे दीजिए अमेरिका में काम करने का। ये प्रोसेस है इनका। तो ये भारत को जाके कोसते हैं उस जमीन पर, और आप बोल रहे हैं कि इसमें भारत की शान में गुस्ताखी हुई है। किस तरह से? आप देश का कानून उस देश का भी मानिए, अपने देश का भी मानिए। अपने देश का कानून साफ है, इलीगल माइग्रेशन हम भी बर्दाश्त नहीं करते, बांग्लादेशियों को हम भी जेल में रखते हैं, हम भी उनको डिपोर्ट करने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, कल ही परसों में बोला है कि जेलों में आप कब तक रखेंगे, कब तक आप उनको भारतीय खाना खिलाएंगे, आप इनको वापस डिपोर्ट करिए। सेम लाइन पर, और ये मैं बता दूं, अमेरिका में जो ये आइस की बात करते हैं, इमिग्रेशन कंट्रोल एनफोर्समेंट है, वहां पर नियम कानून लिखे हुए उनकी सरकार ने, और वहां पे ओबामा थे उस टाइम पे, ट्रंप नहीं थे। अब ये क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा हल्ला इसलिए हो रहा है कि ट्रंप, अमेरिका जो कर रहा है उसने अपने देश के नियमों के हिसाब से किया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या इसमें वाकई भारत सरकार ने कुछ करना चाहिए था जो नहीं किया? दो चीजें एक तो समझनी चाहिए। एक तो ये, उन्हें गाली देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग गए हैं उसमें से ज्यादातर लोग डंकी प्रोसेस से या इलीगल तरीके से नहीं गए, समझे? वो गए लीगल तरीके से थे, लेकिन जो दलाल हैं, जो एजेंट्स हैं हमारे यहाँ भारत में बैठे हुए, वो किसी एक सरकार की, केंद्र सरकार की या पंजाब सरकार की या गुजरात सरकार का मसला नहीं है। जो एजेंट बैठे हुए हैं, वो कबूतरबाजी क्या है? कबूतरबाजी क्या है कि वो आपसे पैसा लिया, 10 लाख रुपए लिया, 5 लाख रुपए लिया, 50 लाख रुपए, जो भी लिया, उससे वो वहाँ भेज देते हैं। वहाँ जो कंपनियाँ उनमें काम करवाने के लिए कि भाई आपको रोजगार देंगे, ये करेंगे, और वहाँ उनका वीज़ा, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लेते हैं और उनको फाड़ देते हैं। तो वो वहाँ पहुँचकर जाते लीगल तरीके से, बन जाते इलीगल है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो खुद इंटरव्यू है ऐसे एक बात सुन लीजिए ना, आपने बात कर ली, आपने बात कर ली अपनी। नहीं, मैं अपनी बात, मेरी बात को काटने की जरूरत कंप्लीट कर ले, आप अपनी बात कर लीजिएगा। तो मोटे तौर पर वो लोग हैं, ठीक है, पहली बात तो ये खुद विक्टिम है, आप कह रहे हैं? विक्टिम है ये। और मैं गया हूं, मैं 2007 की बात बताता हूं, मैं राष्ट्रपति जी थे कलाम साहब, उनके साथ गया था पूरे यूरोप में। ये अमेरिका की बात नहीं, पूरे यूरोप में उनको करीब करीब 1 लाख लोगों की तरफ से वो दिया गया था,
क्या कहना चाहिए, प्रस्ताव या अर्जी की तरह से कि भाई आप इनका कैसे करें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स उनके सब फाड़ देते हैं वो वहां पर जो लोग होते सर। हैं। लेकिन और मेरे पास जानकारी एक एक की नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं ना, जैसे मुझे याद आ रहा है मशहूर गायक हैं एक, उनके ऊपर आरोप लगा था, वो क्या करते हैं कि भाई आपके म्यूजिक कर रहे हैं ना। नहीं, वो कहते हैं कि हम आपको अपने म्यूजिक ग्रुप का पार्ट बना करके ले गए और वहां पर आप गायब हो जाओ, आप उनकी रडार से गायब हो गए। तो गायब क्या होते हैं, मतलब उनके वो गए तो वीजा से थे ना, लेकिन आप वहां इस इंटेंशन से गए हो कि मैं यहीं रुक जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। कह रहा हूं वो विक्टिम है ना, उसको विक्टिम की तरह से समझिए। पहली बात ये एक बात है, मैं बात सब रख सकते हो नहीं, ऐसा जो आप कह रहे हैं ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो इस इंटेंशन से दाखिल होते हैं। भाई अमेरिका वीजा नहीं दे रहा आज लोगों, टूरिस्ट वीजा नहीं दे रहा है, तो वो लोगों को बसने के लिए क्यों लोगों को बसाएगा, क्यों वो बसाएगा। हम अमेरिका की बात ही नहीं कर रहे, हम केवल भारत की बात कर रहे हैं। अमेरिका जो कर रहा है उसको तो अलग से देखेंगे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात वो हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तानी मान लीजिए गलती से भी गए हैं, तो एक हमारा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता है जिस पर हमें काम करना चाहिए था। और भारत सरकार, जो विदेश मंत्री जी ने कहा कि भैया रेगुलर प्रोसेस है, इसमें ठीक है, तो क्या हम बेहतर तरीके से उनको डिपोर्ट करने के लिए, जैसे अभी कोलंबिया का उदाहरण था कि कोलंबिया के ने अमेरिका के जो विमान था, सैनिक विमान, उसको वापस भेज दिया और कोलंबिया ने अपने 2 सिविलियन विमान भेजे और उसमें प्रॉपर तरीके से ले आए। तो ये तो भारत सरकार कर सकती है ना, इन सब बातों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब ये लीगल और इलीगल की बात नहीं हो रही, इलीगल है तो भी अगर हमारे लोग हैं हम ले आएंगे इनको, आपको ऐसे भेजने की जरूरत नहीं है। बड़ी कह रहे हैं कि जो धार्मिक प्रताड़ित लोग हैं उनको मेंबर्स वो देंगे सिटीजनशिप। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए विक्टिम तो विक्टिम ही होता है ना। जैसे अभी इन्होंने एक वर्ड यूज किया असाइलम, सारा केस असाइलम का नहीं है सौरभ जी। कई लोग वहां गए, भीड़ में खो गए, बेहतर रोजगार की तलाश में लोग चले गए, गुमराह लोग थे, उनसे पैसे ठगे गए, तो एक्चुअली वो विक्टिम है। सारे लोग असाइलम नहीं कि पासपोर्ट जमा किया और हमें असाइलम राजनीतिक शरण दे दो, ऐसा मुझे लगता है शायद 104 में से 4 का मामला भी ऐसा नहीं हो। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉ दुनिया में सबसे सख्त है सौरभ जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बात यह है कि क्या उनको एक डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार नहीं है? क्या वो मर्डरर थे, क्या ये थे? उनको तो वो तो खुद ठगे गए हैं लाखों लाख रुपए देकर। अभी वो जो बोला हमारे यहाँ चल भी रहा है कि 2012 से अमेरिका ऐसे ही डिपोर्ट करता है सबको। बिल्कुल करता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जैसे कोलंबिया का हवाला दिया, तो क्या आप वो डिग्निफाइड वे में ट्रीट किया सकता था? क्या आप उनको हथकड़ी बेड़ी और 2012 से कह रहे हो तो 10 साल तो आपके टॉयलेट था, इसमें क्या एक्सक्यूज है? वो भारतीय हैं, वो एक्सक्यूज दे रहे हैं आप जो पाकिस्तान भारत। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि आप अपने लोगों को मानवीय, और मैं असाइलम पर भी बता दूं कहानी, मैं अमेरिका में बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं अमेरिका भी जाता रहा हूं। असाइलम भी वो ये कोई राजनीतिक अपराधी नहीं है जो भारत को कोस कर रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता, फिर वो वहां के लोग बताते हैं कि आप असाइलम ले लो, भारत सरकार के लिए ये बताइए कि वहां नहीं रह सकते हम, वो भी मजबूरी है। ये मजबूरी क्या है इसमें, मैं समझ में नहीं आ रहा। भारत को गाली देना मजबूरी क्या है? अगर आपको गलत तरीके से वहां ले जाया गया, वैसे तो भारत सरकार ने आजकल ये भी कहते हैं कि हर जगह हमारी एमबेसी में आप जाइए, मेरा पासपोर्ट खो गया या मेरा गायब हो गया, आप जाइए भाई, मुझे वापस जाना है अपने देश, मुझे इस तरीके से ड्यूप कर लिया गया, धोखा देकर के मुझे कोई यहाँ लिया है, वो तरीका भी आपके पास है। तो वो भी हो रहा नहीं तो अमेरिका में और दुनिया भर में तो कितने। एक समझिए कौन सा ब्रेक लेना होगा फिर। क्या भारत सरकार अपने लोगों के साथ उस तरीके से खड़ी नहीं हुई जैसे होना चाहिए था? देखिए, अगर आप किसी देश में अगर गलत तरीके से जाओगे, आपका इंटेंशन गलत है कि इस देश में हमें किसी तरीके से घुसना है, फिर वहां जाके हम इंडिया लौटेंगे नहीं, तो आपके साथ उस देश के लॉ के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। और अमेरिका का जो लॉ 2000 में बना है उसके हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट किया। तो मुझे लग रहा है कि ये इंटेंशन ही पहले से रहता है लोगों का कि किसी भी तरीके से कोई रास्ता बना लें, हम एक बार अमेरिका में घुस जाए, फिर वहां और उन्हें पता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो इनोसेंट है, जो गए उन्हें पूरी जानकारी रहती है कि आपको वहां जाके छोड़ दिया जाएगा, फिर आप अपनी जिंदगी देखो क्या करना है। उसमें कनाडा बॉर्डर से जिस तरीके से लोग जाते हैं उसकी वीडियो मरते हैं, ठंड के कारण मर जाते हैं लोग, कपड़े नहीं रहते, पैदल चलते, कई बार पुलिस की गोली से मारे जाते हैं, कई बार रास्ते में लोग मारे जाते हैं, बच्चों तक लेके जाते हैं उस रास्ते। ये जो लोग भी जाते हैं, ये भी गैर तरीके जो इन्हें वहां घुसाते हैं, बता देते कि आपको वहां छोड़ने तक हमारी ड्यूटी है, उसके बाद आप जानो, आपका काम जाने, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। और ये कहते हैं ठीक है, आप हमें बस छोड़ दो, हम देख लेंगे। तो आप अगर गैर कानूनी तरीके से जाओगे तो आपको ये सब भुगतना पड़ेगा, उद्देश्य कानून को भी भुगतना पड़ेगा। भारतीय सरकार के बारे में कहा जाता था कि भाई हथकड़ी लगा के नहीं, तो 2012 से अभी विदेश मंत्री ने बताया कि वहां से लॉ बदल गया 2012 से। जिस तरीके से 2012 में आप बात करें, मैं या आम आदमी पार्टी सरकार को कुछ करना चाहिए पंजाब में, ये सब रुकवाइए आप। एक सर देखिए इसमें सबकी अलग अलग राय बटी हुई है, हम लोगों की भी, मेरी भी राय। अभी सर
सर ब्रेक, बस एक बात बता के जा रहा हूं अभी। अच्छा, ये अभी की बात है, 4 दिन पहले अमेरिका से लौटे एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही थी यही दिल्ली के अंदर। उन्होंने इसी सब्जेक्ट पर मुझे बताया, बोले जितने भी हमारे लोग वहां पर गलत तरीके से एंट्री की कोशिश करते हैं, अगर ये बॉर्डर पार कर गए, जैसे कनाडा रूट से बहुत लोग जाते हैं, उनकी कोशिश ये होती है किसी तरह मुझे इनकी पुलिस पकड़ ले। पुलिस ने एक बार पकड़ लिया, आप उनके सिस्टम में आ गए, तो उसके बाद वो आपको आपका रखरखाव भी करेगा, आपको वकील भी मिलेगा। बिल्कुल वो है। और उसके बाद जो आपने कहा, ये जो कह रहे थे, कई मामलों में वहां पर आपको रहने की इजाजत भी मिल जाती है। मैक्सिको से घुसते सर, मैक्सिको की बॉर्डर से घुसते हैं। दूसरे रेफरेंस में मैक्सिको तो वीजा रोक दिए हैं, भारत का कोई व्यक्ति मैक्सिको नहीं जा सकता। दिल्ली में हमने ज्यादातर एग्जिट पोल्स जो बीजेपी की दिल्ली में सरकार बन सकती है ऐसा अंदाजा दिखा रहे हैं, उसमें से एक एग्जिट पोल मेट्राइज का, उसका डेटा को हमने डिस्कस किया था। अब एक दूसरा ऐसा ही डेटा, लेकिन मतलब बहुत अंतर नहीं है, लेकिन ये एज दे रहा है आम आदमी पार्टी को। के सर्वेज एंड स्ट्रेटजीज इन्होंने सर्वे किया है, ये आम आदमी पार्टी को 39 सीटें दे रहे हैं, 23 सीटें डाउन पिछली बार से। भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें दे रहे हैं, मतलब 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही हैं, लेकिन वो सरकार में नहीं आ रही है। वोट परसेंटेज इन्होंने नहीं दिया है इन्होंने, लेकिन हर सीट का अलग प्रेडिक्शन जरूर दिया हुआ है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने एससी सीट्स जो रिजर्व सीट हैं वो भी दी हैं, इसके अलावा मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स जो हैं, टॉप 10 मुस्लिम सीट्स, उसका डेटा भी इन्होंने दिया हुआ है। तो आइए जरा इसकी बात करें, उससे पहले 2 बयान सुन लेते हैं। रमेश बिधूड़ी कालका जी से मुख्यमंत्री आतिशी के सामने वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के चुनाव में भी ये कहा था कि जो विधायक है इनकी एंटी इनकम्बेंसी है, ये घर बैठ जाए और लोकसभा के चुनाव में मेरे नाम से मैं चुनाव जीतूंगा, और वोट जेल के नाम से मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या हुआ लोकसभा में? तो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के बयान याद दिलाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है दिल्ली के लोगों ने, जैसे देश के लोगों ने नकारा है। उत्तरांचल में नकारा, गोवा में नकारा, यूपी में नकारा, हरियाणा में नकारा, हर जगह 1% वोट नहीं मिली। तो दिल्ली के भी सम्मानित लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 8 तारीख का इंतजार कीजिए। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, और जो हमारे मुद्दे थे उसको जनता ने स्वीकारा है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, संजीवनी स्कीम, इन सब का व्यापक प्रभाव आपको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। बराबर गलत हुए हैं, इधर तो पिछले भी जितने एग्जिट पोल आए सारे के सारे गलत हुए। अब एग्जिट पोल पर तो सवाल है ही। आइए जरा इस सर्वे को जरा देखें। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे सेंट्रल दिल्ली, इसी में अच्छा नई दिल्ली अलग डिस्ट्रिक्ट है जी। नई दिल्ली का पहले आपको बता दूं, नई दिल्ली की 7 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 4 सीट दे रहे हैं, 1 सीट बीजेपी को दे रहे हैं, 2 सीट ये टफ फाइट में दिखा रहे हैं। तो मैं मान रहा हूं कि नई दिल्ली से ये अरविंद केजरीवाल को जिता रहे हैं, जिनको सट्टा बाजार भी हरा रहा है इस बार। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली की 7 में से 6 सीटें आम आदमी पार्टी को, 1 बीजेपी को उन्होंने दी है। ईस्ट दिल्ली जहां पर बीजेपी की ज्यादातर सीटें हैं 2020 के इलेक्शन की, उन 8 में से 4 सीटें ये आपको दे रहे हैं, 3 बीजेपी को और 1 टफ फाइट में दिखा रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ दिल्ली की 8 में से 4 आप, 2 भाजपा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की या आउटर, अब हम आउटर दिल्ली की बात करने लगे हैं, 8 में से 3 आप, 5 भारत बीजेपी। आउट नॉर्थ वेस्ट में बीजेपी को ज्यादा सीट है इनके हिसाब से। नॉर्थ ईस्ट में 5 आप, 3 भाजपा, तो यहां भी बीजेपी बेटर ठीक कर रही है। साउथ दिल्ली में 5 सीटें आम आदमी पार्टी, 2 सीट बीजेपी को। साउथ वेस्ट में 3 सीटें आपको, 3 सीटें बीजेपी को, 2 टफ फाइट में। और वेस्ट दिल्ली के अंदर 5 सीटें आपको, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, ये दिखा रहे हैं। सर मिश्रा जी। सौरभ जी, एक्चुअली इसमें जब हम लोगों ने इस आंकड़े को देखा था कुछ देर पहले, तो 2 चीजें इससे बहुत जबरदस्त इंडिकेटर इस पूरे चुनाव का सार है। बल्कि एक मुस्लिम सीटों पर अगर आंकड़े पर अभी आता हूं मैं उस पर भी आ पाएंगे। तो जो आम आदमी की पार्टी का जो कोर वोटर था, जिसके बारे में अब तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का था कि वो वोटर छिटक गया, तो ये सर्वे तो बताता है, ये एग्जिट पोल बताता है कि वोटर छिटका नहीं, वोटर मजबूती से डटा हुआ है। तो अब एक ही सवाल इस चुनाव के अंदर बचता है, इस नतीजों में बचता है कि क्या कांग्रेस अपना वोट बहुत ड्रामेटिक तरीके से इंक्रीज करेगी? उसमें शक है, इक्का दुक्का सीट पर होगा, वो कोई नहीं दिखा, यानी कि वो फाइट किसी सर्वे में नहीं है। हाँ, वो किसी सर्वे में नहीं है, यानी फाइट थोड़ा बहुत जो कहने के लिए कि बीजेपी अपना पोजीशन इंप्रूव करे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिमिलरली एट द सेम टाइम आम आदमी पार्टी अपने पोजीशन पर जमी हुई है, पोल पोजीशन लिए हुए है। अब देखिए नतीजे, बाकी तो 8 तारीख को तय हो ही जाएगा, पर फिलहाल ये जो सर्वे है ये थोड़ा मुझे रियलिटी के ज्यादा करीब लगता है। देखिए इसमें, इस सर्वे में बीजेपी की जो 8 सीटें पिछली बार थी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की और ईस्ट दिल्ली में ही थी वो ज्यादातर सीटें, वहां पर वो बेहतर कर रही है, वही ज्यादातर इसके अंदर दिखाया गया है इस सर्वे के अंदर। समीर जी।
देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज अगर आप सरोज जी देखेंगे तो ईस्ट दिल्ली के अंदर जो 6 सीटें आ रही है वहाँ 63% वोटिंग हुआ है। ठीक है, पिछली बार की तुलना में ज़्यादा वोटिंग हुई है। और वोटिंग पैटर्न बस जो आउटर दिल्ली है वहाँ कम वोटिंग पैटर्न दिखा रहा है। जहाँ आम आदमी पार्टी का ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड है वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है कि मिडिल क्लास ज़्यादा है, सर्विस क्लास ज़्यादा है, अपर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा है, वहाँ वोटिंग परसेंटेज थोड़ा पिछली बार की तुलना में बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार ये जो वोटिंग परसेंटेज जहाँ बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, जो अच्छा स्ट्रांग होल्ड है, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मुझे जाता हुआ इस समय दिख रहा है। हालांकि ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई जो 8 सीटें पिछली बार जीती है उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा जमीनी स्तर पर काम नहीं किया। लेकिन इस बार जिस तरीके से संघ ने जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा लंबे समय से काम किया, अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद झोपड़ी का जो एरिया है, जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, वहाँ खास तौर से अपने विस्तारों को भेजा था और लगातार वो वहाँ पर मोदी की योजनाओं को लेकर आगे क्या भारतीय जनता पार्टी करने वाली है उसको लेकर वहाँ पे उनको कन्विंस कर रही थी। तो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लग रहा है, उस वोटर को जरूर ध्यान दिया है जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है उसका असर इस बार दिखने वाला है। आप मुस्लिम सीट्स की बात करें तो मेरे पास एक बयान था, वो साजिद रशीदी साहब का, ये इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने ये इस बार घोषिया एलानिया तौर पर ये कहा कि मैं बीजेपी को वोट देकर के आया हूं, और फिर अपनी वजह भी इन्होंने बताई। तो एक सर्वे हमने पहले देखा था ना जिसमें कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलेगा, ऐसा दावा किया गया 11% बीजेपी को। एक बार सुन लेते हैं साजिद रशीदी को। मुसलमानों को बीजेपी से डराया जा रहा है, और इतना डराया जा रहा है कि मुसलमान आज हिंदुस्तान में सहम कर जी रहा है, डर कर जी रहा है। मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूं। बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है, या कोई भी पार्टी के हम बंधुआ मजदूर नहीं है। वो जो एक परसेप्शन ये लोग बनाते हैं बीजेपी से डरा कर के मुसलमान कहां जाएगा, उस भ्रम को तोड़ने पर मैं काम कर रहा हूं। मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि देखो, अगर हम बीजेपी को वोट करेंगे तो बीजेपी को वोट करने के बाद हमारा अधिकार ज्यादा हो जाएगा उससे ये कहने का कि हमने वोट भी किया है और फिर आप हमारे अधिकारों को हनन कर रहे हैं। वोट जो है गोपनीय होता है और कोई भी आदमी उसको बताता नहीं। मैंने जानबूझकर बताया ताकि मुसलमानों में एक बात आम हो। हालांकि मुझे कुछ मुसलमानों की तरफ से जो अपने आप को कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी का बंधुआ मजदूर समझते हैं, मैं आपको फेसबुक दिखाऊं, मुझे गालियां भी मिल रही हैं। भी नहीं, मुझे लगता है गालियां ही मिलेंगी। मतलब मेरी राय है, साजिद साहब बुरा ना माने जो अगर वो ये सच में उन्होंने किया है तो। लेकिन आप ये देखिए, सर्वे बता रहा है टॉप 10 मुस्लिम सीट्स, बल्ली मारान की सीट पर लगभग 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है। आम आदमी पार्टी जीती थी, प्रेडिक्शन आम आदमी पार्टी के ही जीतने का है इस सर्वे में। चांदनी चौक में लगभग 30% मुस्लिम वोट है, ये आम आदमी पार्टी के पास थी, उसी के पास जाती हुई दिखाई गई है। मटिया महल में 60% है मुस्लिम पॉपुलेशन, यहां भी आप है। गांधीनगर में 24.5% मुस्लिम पॉपुलेशन है। बीजेपी जीती थी पिछली बार, इस बार भी बीजेपी जीतेगी। अरविंदर सिंह लवली इस बार चुनाव लड़ रहे हैं यहां से। ओखला की सीट बड़ी मानतुल्लाह साहब की सीट हॉटली कंटेस्टेड सीट थी, एएमआईएम भी है यहां पर। 52.5% मुस्लिम वोट है, आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिखाई गई है। बाबरपुर से ये भी 41% मुस्लिम आबादी वाली सीट है, गोपाल राय वाली सीट, ये भी वापस उन्हीं को जा रही है, सर्वे बता रहा है। मुस्तफाबाद की एक बड़ी दिलचस्प सीट थी, जी हाँ, यहाँ भी एमआईएम थी, 39.5% मुस्लिम वोट है, आम आदमी पार्टी जीत रही है। बताया, यहाँ भी बताया था बहुत मुश्किल में है आपका कैंडिडेट। सीलमपुर में 57% मुस्लिम वोट, ये भी आप। संगम विहार में 22.5% मुस्लिम वोट, ये भी आम आदमी पार्टी को जा रही है। तो अगर ये मान लें 10 सीटें हैं, 3, 4, 5, 9 सीटें दिखाई गई हैं, तो अगर ये 9 सीट एक तरफा जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो मतलब ये सर्वे का दावा उससे मजबूत होता है। आपको बीजेपी को एक है, हाँ एक है, वही कह रहा हूँ ना, आम आदमी पार्टी को जा रही है। मुझे देखिए, मैं 10 सालों से मैं कमीशन करवाता रहा हूँ सर्वे। अगर कोई ये सीट बाय सीट अगर सैंपल डेटा, मेथोडोलॉजी ये सब नहीं बताए तो मैं उसको क्रेडिबिलिटी नहीं दे सकता। मैं इस पर 0 कमेंट करूंगा। ऐसे लोग खड़े होकर बोल देना कि सीलमपुर में ये जीत रहा, क्या बेसिस क्या है इसका? कुछ तो बताएंगे ना, अपने डेटा कैसे पहुंचे। इसीलिए ना ये जो मशरूमिंग हो गई है, उनको लगा नहीं एक्सिस माई इंडिया फेल हो रहा है तो चलो हम लोग भी बहती गंगा में हाथ धो लें। ये सब का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और ये बहुत एक्सपीरियंस का काम है। स्टैटिस्टिक्स का एस नहीं है उसमें। अब आप चाह रहे हैं हम लोग कमेंट करें, एक्सपर्ट सारे लोग कमेंट करें, किस बेसिस पे? आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए। मतलब देखिए, मेथोडोलॉजी होती है ना, आपको जो किस सैंपल साइज पे आप जा रहे हो, कितना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, क्या वो अंडरलाइंग सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं। अब वो आपने कुछ बात नहीं करी, अब सीधे जाके ही नहीं, इसमें दिया ही नहीं, तो वही तो इसमें बात समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। अब मेथोडोलॉजी के अलावा एक्सपीरियंस भी उसमें होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्सपीरियंस ये ऐसी इतना आसान। इस बार सारे धुरंधर जो सर्वे इंडस्ट्री के हैं वो तो घर बैठे हुए कर रहे हैं, वो थोड़ा समय ले रहे हैं, उसका समझ। मेथोडोलॉजी जो
रजत कह रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि उसको एनालाइज करना। लेकिन सर कोई वजह तो होगी ना, मैं पहला चुनाव देख रहा हूं जहां एग्जिट पोल नहीं किए बड़े नामों ने। नहीं, देखिए मैं सी वोटर के बारे में बताऊं, क्योंकि मैं उनके शाम वाले उसमें भी जा रहा हूं, वो कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक 7:30 बजे तक तो पोलिंग ही हुई है कल रात में, जब तक हम लोग ढंग से डेटा को एनालाइज नहीं कर लें, एग्जिट पोल में क्यों जरूरी होता है, वो नॉर्मल ओपिनियन पोल क्यों नहीं होता? क्योंकि ओपिनियन पोल में जो लोग बोलते हैं कि वो वोट करने जाएंगे, वो गए वोट करने की नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है, तो वो देखते निशान लगाए कि नहीं उंगली में, उसी से पूछते हैं। तो ये प्रक्रिया तभी संभव है, और एक दिन में आप पूरा कर लें आसान काम नहीं है। इसीलिए जो बड़े ओपिनियन पोल्स हैं उन्होंने बोला कि हम रुकेंगे, डेटा को सही से साफ करेंगे, क्लीन अप करके उससे एनालिसिस करके अगले दिन रिजल्ट दिखाएंगे। ये जो 20 आप पोल्स में मानते हैं, लेकिन अगर उसका कोई आधार दिखाए। नहीं, अब आप स्टैटिस्टिक्स में तो मानना ही पड़ेगा, साइंस है वो, बट उसका आधार होना चाहिए। आप कुछ भी खड़े होकर बोलते हैं ये ली 60 की लिस्ट, इसमें ये जीत रहा है, इसमें ये जीत रहा है, तो काइट फ्लाइंग है। बताइए सर। डाटा डिकोड करने के लिए जिस एक्सपर्टाइज की जरूरत है, निश्चित रूप से वो काफी इंपॉर्टेंट बात है, और जब तक आंकड़े नहीं होंगे तो आप किस बेसिस पे कह सकते हैं नहीं पता। लेकिन सेंटिमेंट की बात करें तो सेंटिमेंट के हिसाब से तो जो इनका जो प्रिडिक्शन है मोस्टली सेंटिमेंट बेस्ड मुझे लग रहा है, और अपने आप में रुझान तो सेंटिमेंट बेस्ड तो मैं भी बता दूं कुछ। हाँ, बस वही डाटा की बहुत बात है। डाटा जब तक पूरा नहीं आएंगे, उनके पास आधार कोई स्टैंडर्ड इन्होंने अपना नहीं दिया है, किन मानकों पर ये कर रहे हैं, तो उसके लिए उसके बेसिस पर कोई क्या कमेंट कर सकता है। खैर नहीं, अब मेरी मजबूरी ये है कि भाई अब सारे सर्वे जो हैं, हर आदमी अपना पूरा डेटा नहीं उसको देते भी नहीं है, रिलीज भी नहीं करते वो डाटा। ये पब्लिक करने वाला विषय नहीं, आप सैंपल साइज तो बताएंगे, आप इसमें पब्लिक सैंपल साइज बताएंगे, जेंडर डिवाइड बताएंगे, तमाम चीजें बताएंगे, लेकिन उस बिना पर आपको जितने भी एग्जिट पोल अब तक हुए हैं, तो आज जो आएंगे उसमें कुछ सेंसिबिलिटी। तो मैं एक फाइनल वर्ड आपका सबका दिल्ली इलेक्शन पे लेकर के फिर मैं जरा मिल्कीपुर की बात कर लेता हूं। अब ओपिनियन पोल के नंबर देखने के बाद भी आपका अपना जनरल इंप्रेशन क्या है? समीर जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। तो वही हूँ जो कि भारतीय बिल्कुल नहीं, आप हिलें उससे। बिल्कुल 45+ बीजेपी 45+। बिल्कुल। मीर जी, मेरा 45+ आम आदमी पार्टी, और फाइट क्लोज है। बीजेपी अपनी संख्या इंप्रूव करेगी, कांग्रेस से खाते में मुश्किल से आप 40 पार जाएगी, 100% जाएगी। देखिए वोटिंग कम हुई है, और कम वोटिंग में किसी तरफ भी कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि चीजें अभी भी फंसी हुई हैं दिल्ली में। बीजेपी को बहुत क्लीन तरीके से मेजॉरिटी मिलती हुई मुझे नहीं नजर आ रही, बट हाँ वो 35 से 36-37 तक पहुंच सकते हैं एट बेस्ट। हाँ, मुझे नहीं लगता अभी तक। अगर देखिए, अगर 60% पे वोटिंग रुक जाती है तो मतलब मोबिलाइजेशन करने में चीजें रुकी हैं। अगर आपके मिडिल क्लास को, आप अपने जो कोर वोटर है उनको मोबिलाइज करके नहीं लाए अगर, तो समस्या हो सकती है। सर कि मैं फिर माफी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये सर्वे आया इसलिए मैंने पहले ही सवाल किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये लोगों ने क्या किया। मैं उन पर सवाल उस तरह से नहीं, मैं अपने मन उनको छोड़ दीजिए। अब बात नतीजों को लेकर हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो बात फिर से मैं कह रहा हूँ कि इसको उसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। पहला एनालाइज आप करते हैं कि कांग्रेस की भूमिका क्या रही। तो कांग्रेस की भूमिका बहुत बड़ी नहीं रही है, भले ही वो कितना भी वोट बढ़ा ले। जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को भी थी वो नहीं हुई है। त्रिशंकु विधानसभा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा जंप लिया है, 8 से 10% वोट। संदीप दीक्षित के शब्दों में कि अगर मुझे बेट करना हो किसी पर तो वो कौन सी पार्टी होगी? एक गट फील होती है ना सर, क्या है? भारतीय जनता पार्टी बना सकती है सरकार, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यदि गट फीलिंग में कहेंगे कि गारंटी किसकी देनी है, तो फिर भी मैं आम आदमी पार्टी के साथ जाऊंगा। नहीं मतलब 100, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लोज पहुंच रही है सरकार। एक्चुअली ये जनरल गट फीलिंग यही है सौरभ जी, सच तो ये है। अब बाकी तो अब ये तो ईवीएम में कैद नतीजा ही बता सकता है। सौरभ जी भी जानते हैं, मुझे हमेशा से लगा है कि आपने भी बहुत पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दिया। मुझे सच में बहुत क्लीन होते हुए कि एक विंडो, वही बात हुई ना। मतलब बीजेपी की जीत पर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इसको ऐसे समझिए, मैं कमजोर आदमी। समीर जी की आंधी लेकिन बरकरार है बीजेपी की, और मिहिर जी की आम आदमी पार्टी के लिए। अब जरा 1 मिनट हम लोग 2 मिनट बात कर लें मिल्कीपुर के इलेक्शन। मिल्कीपुर में वोटिंग बढ़ गई। विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई उससे 2% ज्यादा वोट पड़ गए। आमतौर पर उपचुनाव में वोटर का उत्साह कम होता है, वोटिंग भी कम होती है, और जनरली माना जाता है कि जो जिसकी सत्ता है उसको वो सीट मिल जाती है। लेकिन अब यूपी के उपचुनाव वैसे नहीं रह गए हैं, तो क्योंकि दोनों ही पार्टियां बहुत जान लगाती हैं। तो मिल्कीपुर को लेकर ये कोई प्रेडिक्शन आपकी? देखिए, एक तो मिल्कीपुर को लेकर अखिलेश यादव माने अयोध्या, बिल्कुल, और इस उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, मुझे लगता है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, हमें एक सफेद चादर गिफ्ट करना पड़ेगी। पूरे चुनाव में कल दिन भर में मैंने 500 शिकायतें की थी। अब ऐसी कौन सी 500 शिकायत अखिलेश यादव ने की चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई आपकी कौन सी शिकायत हमारे पास इस तरीके आई है।
नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर, उन्होंने भी इस बात की शिकायत की। मुझे लग रहा है कि जो वोट परसेंटेज बढ़ा है और जिस तरीके योगी आदित्यनाथ ने वहां पर चुनाव प्रचार किया था, जहां जिस तरीके से अपने कैबिनेट मंत्री को उतारा था, मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सब बोलिए। मिल्कीपुर में अयोध्या का जो जख्म था ना, उसकी टिस बीजेपी को थी और उसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है। तो मिल्कीपुर का मामला बहुत इंटरेस्टिंग है और फिलहाल मुझे लगता है कि मामला कांटे का टक्कर है और हो सकता है बीजेपी निकाल ले जाए। मिल्कीपुर पर ये योगी जी का चुनाव मैं देखता हूँ, और जिस दिन से हारे हैं, मतलब अयोध्या वाली फैजाबाद वाली सीट, उस दिन से योगी जी के लिए ये था। और मुझे लगता है योगी जी ने बहुत अच्छे से मजबूती से चुनाव लड़ा है और फ्रंट रनर बीजेपी है। रजत, कोई डाउट नहीं है इसमें। मुझे लगता है ये इसमें अयोध्या की जनता ने भी पछतावा किया है कि इतना इंटरनेशनल चर्चा हो गई अयोध्या में, कई वोट होगा ऐसा। नहीं बिल्कुल, कई सारे उस कैंपेन से पीछे हट गई। वर्ल्ड वाइड मैं बता रहा हूँ, इतने इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में बाकी चर्चा नहीं हुई, अयोध्या को लेकर चर्चा हुई। तो मुझे लगता है अयोध्या की जनता भी व्यवहार भी ऐसा रहा कि एक बार भी वो राम मंदिर नहीं गए। बहुत शुक्रिया, आज वक्त इतना ही था, लेकिन काफी मुद्दों पर बात हो गई। एग्जिट पोल्स माने ना माने, इस पर भी बात हो गई।